नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। दिल्ली में जब 10 नवंबर 2025 को बम विस्फोट हुआ था, उसमें अल फलाह मुस्लिम सोसाइटी का नाम सामने आया था। इस संस्था का साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के भिलाई से कनेक्शन होना पाया गया। ग्राउंड जीरो पर जाकर मैंने इस बम विस्फोट के करीब साल भर पहले इस अल फलाह मुस्लिम सोसाइटी के बारे में रिपोर्टिंग की थी और ग्राउंड जीरो से जाकर ये बताने की कोशिश की थी ये संदिग्ध आचरण वाले लोग कहां से आए हैं, किस तरह से एक मराठी परिवार को कन्वर्टेड कर मुस्लिम बनाया गया। उसके बाद यहाँ मदरसा भी बनाया गया, मस्जिद भी बनाई गई और संदिग्ध आचरण वाले लोगों को बसाया भी गया। इस हकीकत की जांच एनआईए कर रही है और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने फिलहाल इनका रजिस्ट्रेशन रोक दिया है। इस बारे में एक वकील लगातार संघर्ष कर रही है जिनका नाम है रितु शेंडे। मैंने तब भी इनसे चर्चा की थी, आज एक बार फिर गहराई से चर्चा का मौका मिला है क्योंकि हमारे लगातार प्रयासों से अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होने जा रही है। नगर निगम भिलाई ने इसे संज्ञान में लिया है, देर आए दुरुस्त आए। हमें नहीं पता कि बुलडोजर एक्शन कब होगा, लेकिन ग्राउंड जीरो से आप गहराई से इन तस्वीर और वीडियो पर गौर करें। जैसे कि पीछे लिखा है मस्जिद तैयबा, ये जगह है शांति नगर पुलिस थाने के ठीक पीछे। ये सरकारी मैदान है, सामने आप देख रहे होंगे शियान सदन लिखा हुआ है और ये पूरी चारों तरफ सरकारी इमारतों के बीच इस तरह से कब्जे की शुरुआत की गई थी। और बाकायदा आप देख सकते हैं यह मैदान का नाम भी चेंज कर दिया गया, हसानी हुसैनी खाम खा ग्राउंड, एक नया टाइप का नाम लिखा गया था। और ये इसके बारे में बता दूं कि ये जो कब्जा हुआ है ये कोई धर्मांतरित व्यक्ति है जो पहले हिंदू या बौद्ध धर्म को मानता था। उनकी बहन से हमने बात की थी एक बार, आज फिर उनकी बहन मेरे साथ है। शेंडे जी कन्वर्ट किए, थोड़ा क्लियर बताएंगे क्या कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या भैया नहीं मालूम हमको क्या किए हैं उन लोगों ने। क्या मतलब हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम हो गया? बिल्कुल मुस्लिम हो गया भैया, मैं उन्हीं को मारूंगा, तुमको जो करना है कर लो बोलता है। हमारे परिवार के सदस्य में ना हमारे पूजा पाठ में दखल साथ देता है ना कुछ करता है, मैं उन्हीं के साथ में रहूंगा। अभी आप बता रहे थे कि वो जो बिल्डिंग है अल तैयबा जिसको मस्जिद बता रहे हैं, वो बिल्डिंग आपकी है ये बता रहे थे? हाँ, उसमें पीछे वाला जो हिस्सा है हमारा भैया, जिसमें लोग कब्जा कर लिए हैं और सामने जो लोग बढ़ा के अलग से बनाए हैं। चोरी चुपके लोग पूरा काम करते जाते हैं। सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं? हाँ, सरकारी जमीन पे भी कब्जा कर रहे हैं। यहाँ डोम शेड बना हुआ है उसके आसपास के पूरे एरिया में कब्जा कर रहे हैं? हाँ, पूरा। अच्छा, ये लोग क्या नियमित रूप से वहाँ इकट्ठा होते हैं? कुछ बाहर के लोग आते हैं कैसे? हाँ, बाहर के भी लोग आते हैं भैया। लोग हमारे यहाँ के कोई पहचान का व्यक्ति नहीं है। मेरा बेटा जो भाभी का जो बेटा है, भाई का बेटा, सगे भाई का बेटा है, वो वहाँ आता है, नमाज पढ़ता है जुम्मे के दिन में। और हम लोग उसको बना भी किए, मैं एक बार जाके तो घुस करके उसको बोली तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे को जो मर्जी आए मैं करूँगा बोलता है। इतना बता, उसके दिमाग को उन लोग डाइवर्ट करती हैं, क्या करती हैं भैया नहीं मालूम, क्या करते हैं, कुछ देते हैं लेते हैं, क्या करते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पहले मदरसा बना रहे थे हम लोग, यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसे करके। उसका धीरे धीरे मस्जिद, हम बोले ये क्या कर रहे हो आप लोग, तो हम अब तो यहाँ पर मस्जिद बन गई, आपको जो करना है कर लो, ऐसे बोलते हैं भैया लोग। ये है अवैध कब्जे में बनाई हुई मस्जिद अल तैयबा और इसके बगल में ठीक आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक सरकारी जमीन को घेरने की कोशिश की गई थी। बाकायदा मदरसा भी बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है मौला अली मुश्किल कुशा। और तो और शांति नगर थाने के पीछे के लंबे चौड़े सरकारी मैदान का नाम भी बदल दिया गया है, नाम रखा गया है हसनी हुसैनी खान खा ग्राउंड, शांति नगर, वैशाली नगर। अब इस बोर्ड की अंतिम लाइन पर गौर करें, जेरे एहतमाम अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। फरीदाबाद की इसी सोसाइटी का नाम दिल्ली बम विस्फोट में आया था जिसकी जांच एनआईए कर रही है। क्या एनआईए की टीम गुपचुप तरीके से भिलाई में आकर जांच कर रही है? तो इस बारे में हमारे पास जो अपूर्ण जानकारी मिली है कि हाँ ऐसा हो रहा है, गहराई से पड़ताल की जा रही है। ग्राउंड जीरो से जब मैंने मदरसा मौला अली मुश्किल कुश की तस्वीर दिखाई थी तभी उसी दौरान हमने पड़ताल की थी कि इस मदरसे में आखिर यहाँ कौन पढ़ने आता है, क्योंकि आसपास मुस्लिम आबादी बहुत कम है, 1 या 2%। ऐसे में हमारी पड़ताल में पता चला कि यहाँ 418 बच्चों ने पढ़ाई की है। ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए थे, ये बातें किसी को नहीं मालूम। वक्फ बोर्ड की टीम जब ग्राउंड जीरो पर समझने के लिए आई थी, जांच के लिए आई थी कि आखिर इस मुस्लिम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया भी जाए या नहीं। जब भी छत्तीसगढ़ मुस्लिम वक्फ बोर्ड को यहाँ गतिविधियां संदिग्ध लगी, ऐसे में आपको समझना होगा मदरसों का आचरण तो पहले से संदिग्ध रहा है, अब बच्चे भी यहाँ संदिग्ध रहे और बाहर से बुलाकर बच्चे यहाँ क्या वाकई दीनी तालीम ले रहे होंगे या कुछ और, ये आप गहराई से समझ सकते हैं। पूरे देश भर में जिस तरह से मदरसों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आई है, यहाँ छिपाने लायक कुछ नहीं है कि इन मदरसों से कोई डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं निकलता होगा, और सही में कोई डॉक्टर निकलते भी हैं तो किस तरह से दिल्ली में बम विस्फोट करते हैं। ये नतीजा है मदरसे जैसी तालीम का। जरूरी नहीं कि तालीम मदरसे से ही मिले, ब्रेन वॉश तो मदरसे में होता ही है,
लेकिन बाहर भी इसी तरह की गतिविधियां चलती रहती है। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भिलाई में जो लैंड जिहाद हो रहा है वो कोई मामूली लैंड जिहाद नहीं है, बल्कि आतंकी संगठनों से इनकी सांठगांठ हो सकती है। तभी यही कारण रहा कि बीते 6 नवंबर को लैंड जिहादियों ने मेरे ऊपर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के दौरान हमला किया था। 6 नवंबर के बाद एक बार फिर 30 दिसंबर को भी हमले की कोशिश की गई। भिलाई के कैलाश नगर के सन कैटस में एक निजी समारोह में मेरा जाना हुआ था। हम मित्रों के साथ कहीं भोजन कर रहे थे, लेकिन जिस जगह मेरी कार खड़ी थी उसमें राष्ट्रबोध मीडिया लिखा हुआ था। इसे पढ़ने के बाद निकट ही किसी समारोह में आए हुए कुछ लोग हमारे कमरे में बलात् प्रवेश कर गए। उसके बाद जैसे हालात थे, मैंने खुद वो वीडियो शूट किया है। आप गौर से इन चेहरों को पहचाने। इतना ही नहीं, कमरे में घुसने के बाद हमारे मित्रों की वीडियो शूट करने लगे। बेहद संदिग्ध आचरण था। निकट ही किसी मुस्लिम परिवार का कोई कार्यक्रम हो रहा था। ये लोग वहां आए हुए थे। इस दाढ़ी वाले शख्स को पहचानिए, इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। भिलाई के शांति नगर में अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जब मैं आपको रितु शेंडे से मिला रहा हूं तो आप ये मान के चलिए कुछ ऐसी गहरी बातें जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि शांति के टापू कहलाने वाले छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का एक शहर भिलाई, जिसे मिनी भारत कहा जाता है, यहां पर किस तरह से संदिग्ध आचरण के लोग लैंड जिहाद के माध्यम से अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे थे। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली बम विस्फोट में जिन डॉक्टर की गैंग का नाम सामने आया था, वो जिस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी का सीधा संबंध अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से है? इस बात की जांच चल रही है। ये मिलते जुलते नाम वाली संदिग्ध आचरण की जो समिति है, जिसका कार्यालय आपने भिलाई के शांति नगर में देखा, यहाँ की संदिग्ध गतिविधियों की बहुत बारीकी से फिलहाल पड़ताल चल रही है, जिसके बारे में मैंने एक बार फिर दिल्ली बम विस्फोट के 2 महीने पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। 13 सितंबर 2025 को वो खबर हमने प्रसारित की थी। आज एक बार फिर इन लैंड जिहादियों की असल सूरत हम बेनकाब कर रहे हैं। रितु शेंडे को आपसे मिला रहे हैं। रितु शेंडे जी, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। हमारे पास भिलाई नगर निगम जोन 2 कार्यालय का एक पत्र आया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि आपका जो घर है, आप जहां रहते हैं, उससे लगा हुआ वो मस्जिद और मदरसा का इलाका है, जिसे अवैध कब्जा बताया जा रहा है, जिसे अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पर क्या हकीकत है? आप तो संघर्ष कर रही हैं, लेकिन आपको ही आरोपी बना दिया गया है। रिकॉर्ड में मेरा ही नाम है। इसकी संपत्ति कर भी मैं जमा करती हूँ। पूरे भोलानाथ शेंडे की इसकी संपत्ति है, जिसकी भोलेनाथ शेंडे की संपत्ति है। भोलेनाथ शेंडे कौन है? मेरे दादा। आपके दादा जी? आपके दादा के नाम पे संपत्ति है, अभी भी है। अभी वर्तमान में मेरे पेपर भी हैं। और क्या बोलते, इसमें इन सोसाइटी वालों लोगों ने कब्जा किया, जबरदस्ती कब्जा किया, और वेलफेयर सोसाइटी को भी वहाँ पर जिस नाम बोल रहे हैं आप, वो उसका उल्लेख उसमें है। आपके घर के कुछ लोग इसमें कन्वर्टेड हुए? हाँ, इसमें मेरे 2 चाचा मेरे कन्वर्ट हुए। एक का नाम हाजी कमाल शाह, और पहला पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या? पहला उनका कुंडलिक नाम था, उनका कुंडलिक शेंडे, राइट। हाँ, और उसके बाद उन्होंने हाजी कमाल शाह किया, और हाजी कमाल बन गए, और कमाल शाह के साथ में अपने पिताजी का नाम परिवर्तित करके करामत शाह रखा। पिताजी का नाम? हाँ, पिताजी का नाम भी करामत शाह कर दिया कुंडलिक शेंडे ने। मतलब आपके दादा का नाम? मेरे दादा का नाम भी परिवर्तित कर दिया। और ऊपर से एक और चाचा थे जो चुन्नी लाल थे, और उन्होंने भी अपना नाम साबिर शाह करके करामत शाह कर दिया, पिताजी का नाम करामत शाह जी। तो इसी आधार पर ये आपके नाम पे नोटिस आई हुई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, ये लेटर आपको एड्रेस किया गया है, और 15 दिन के भीतर बेदखल करने के लिए आपको आदेश दिया गया था, और लिखा गया है कि आपने उसका पालन नहीं किया है। अब मुझे बताइए कि वहाँ आपका घर बाजू में लगा भी हुआ है, आपकी ये संयुक्त प्रॉपर्टी थी, उसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, आपका ये कहना है? एक हिस्से में आप रहती हैं। हाँ, मेरे जो छोटे चाचा जो थे, पिताजी ने ही पाला पोसा बड़ा किया। बाद में वो कन्वर्ट हुए और उन्होंने अपना फिर धर्म परिवर्तित किया, पिताजी का भी नाम परिवर्तित कर दिया। तो मेरे दादा ने खुद अपने ही बेटे पर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा नाम परिवर्तित कर दिया, धर्म परिवर्तित कर दिया, और उसके हिसाब से हमको डिग्री हासिल हुई है। 1988 की डिग्री हमारे पास में है, जो भी भोलानाथ शेंडे की संपत्ति में शो कर सकती हूँ। मतलब कुल मिला के कानूनी दांव पेच में मामला उलझा हुआ है। हमारे देश के सड़े हुए कानूनी सिस्टम के कारण कुछ दीवानी मामले हैं, तारीख पे तारीख का जो सिलसिला चलता है, संपत्ति से संबंधित मामला है। आप खुद वकील रही हैं, आप खुद प्रैक्टिशनर रही हैं, कानून को भी आप बेहतर समझती हैं जी। तो आप मुझे एक बात बताइए स्पष्ट रूप से, जब हम ग्राउंड जीरो पे गए थे तो हमने मदरसा, उसके आसपास देखा कि बाकायदा एयर कंडीशन वगैरह लगा हुआ है, भले ही वो कोई पक्का छत ना हो,
लेकिन कुछ संदिग्ध आचरण के लोग आते जाते रहे। इस बारे में मुझे बताइए कि क्या हकीकत, आप तो वहाँ दिन रात रहती, 24 घंटा रहती है? जस्ट पीछे हमारा पैतृक संपत्ति का घर है जहाँ पर मैं रह रही हूँ, मेरे पिताजी ने खुद बनाया है। गतिविधियाँ बहुत संदिग्ध है, वहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं और मुझे तो लगता है जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आतंकवादी लोग के भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो बाहर से आ रहे हैं। मतलब मैं ऐसे 2-3 बार उनको वॉच करी हूँ तो 4-5 गाड़ियों में बाहर से लोग आए हैं और जो पोशाकें होती है उनकी पूरे से ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा ऐसे कवर जो रहता है ना, कपड़ा पूरा वैसा कपड़ा कवर रहता है और यहाँ पर से वो बंधा हुआ है, यहाँ से पट्टी जैसे लोग बांधते हैं। मतलब वो कई बाहर से लोग आते हैं और मैंने उनको देखा भी है 2-3 बार वहाँ पर आते हुए। ऐसी वेशभूषा आमतौर पे आप भिलाई दुर्ग में हम नहीं देखते हैं कभी। ये जो मस्जिद अल तैयबा का जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, बाजू में मैं अब आपको आपकी स्क्रीन में एक और भाग दिखा रहा हूँ जहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था। रितु शेंडे जी ने अपनी मेहनत से संघर्ष करते हुए उन लैंड जिहादियों को आईना दिखाया जहाँ से अवैध निर्माण तो रुक गया लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। क्या हकीकत इस बारे में बताइए? हाँ, अभी आज दिनांक तो अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है और हमको यहाँ जो उनसे आदेश आया है कि आप हटाइए, तो हम उनको बोले हैं कि सर ये संपत्ति हमारी ही है और इसमें कब्जा किया गया है, तो आप इसको हटाइए अपने से कि वो मतलब बेजा कब्जा किया गया है। आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जब दिल्ली में बम विस्फोट हुआ 10 नवंबर 2025 को, उसके बाद से ही क्योंकि इस संस्था का नाम सामने आया, अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया, तभी ये जांच एजेंसियां और स्थानीय नगर निगम वगैरह एक्टिव हुए थोड़ा? जी, ये कहना आपका सही है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आवेदन बहुत समय से दे के रखा है। मैं 2011 से संघर्ष कर रही हूँ, 11-13 से संघर्ष कर रही हूँ उनके पीछे और उसके मेरे दस्तावेज भी उपलब्ध हैं यहाँ पर अभी। रितु जी, आप अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग वहाँ संदिग्ध गतिविधि में रहते हैं, जैसा कि आतंकी गतिविधि में फरीदाबाद में इस यूनिवर्सिटी का नाम आया है, हमारे पास कुछ तस्वीर है। कुछ लोग बेहद संदिग्ध आचरण वाले कल हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश किए, हमें धमकियां दे रहे थे। इन चेहरों को आप क्या पहचानती हैं, जिसे मैंने खुद अपने मोबाइल में शूट किया था? इससे आप पहचान पा रही हैं इस व्यक्ति को? जी सर जी, ये अल फलाह मुस्लिम, ये जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, हाँ, ये जो जैकेट जैकेट पहना, ये वाला व्यक्ति, मैं हाथ दिखा के बता सकती हूँ। जी, आप अपनी स्क्रीन में चेहरे को गौर से देखिए। रितु जी भी इन्हें पहचान रही है, हम भी इन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारी लैंड जिहाद की उस खबर के बाद इतनी बौखलाहट क्यों, और किस तरह से बलात् कमरे में प्रवेश करने के बाद ये हमें खुलेआम धमकियां दे रहा था। इन्होंने हमको भी धमकी दी है जान से मारने की। इस व्यक्ति जो दिखा रहे भैया ने बताया है हमको, इनसे हमसे पहले ही बहस हो चुकी है कि आप हमारे घर में क्यों आते हो, यहाँ काम क्यों करते हैं, क्यों मस्जिद मदरसा बना रहे हैं, ऐसे करके। तो इस व्यक्ति ने भी हमको जान से मारने की धमकी दी है। हम तुमको देख लेंगे, तुमको जो करना है तुम कर लो, हम तुमको तो ऐसे गाड़ देंगे कि पता भी नहीं चलेगा। इसने आपको कहा था? हमको भी जान की धमकी दी है, इसके खिलाफ केस भी हमने। आप ऐसे में समझ सकते हैं कि खुलेआम एक पत्रकार को उसके निजी कार्यक्रम में जाकर धमकी देने के अलावा रितु शेंडे भी इनकी शिकार है। इन चेहरों को आप गौर से देखिए, इनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे और भी चेहरे बेनकाब हों जो हमारे और आपके बीच अभी भी मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ छिपाने लायक कुछ नहीं है। डंके की चोट पर जानबूझकर इस तरह का जब लैंड जिहाद होता है, सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदारों को भी ये बात पता रहती है, न केवल अधिकारियों को बल्कि सफेदपोश नेताओं को भी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रबोध लगातार अपने मिशन में लगा हुआ है। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ संदिग्ध आचरण के लोग जो समाज और देश के लिए घातक हैं, ऐसे लोग जो ग्राउंड जीरो पर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को नहीं छोड़ते, सिस्टम को नहीं समझते, कानून को नहीं मानते, और तो और जब अपना धर्म बदलकर मजहब को स्वीकार कर लेते हैं, अपने बाप तक का नाम बदल देते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध गाज गिरने वाली है। बुलडोजर एक्शन होगा। अंदर खाने की कुछ जानकारी हमारे पास है, हम लगातार आपसे साझा करते हैं, कोशिश करते हैं देश और समाज के लिए राष्ट्रबोध अपना योगदान दे सके, क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्र ही सर्वोपरि। आप हमारे स्टूडियो में आई रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रबोध लगातार आप तरह बना रहेगा, मेरा आपसे आग्रह है इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। आपके कमेंट, आपके मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य है। नमस्कार।